नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही चर्चित इशू पर बातचीत करने वाले हैं और यह जो इशू है यह जुड़ा हुआ है आतंकी संगठन के कॉन्टेक्स्ट में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है हाल के समय में। आपको मैं बता दूं कि आजकल खबरों में आप देख रहे होंगे, समाचार चैनलों पर आप सुन रहे होंगे कि NIA यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यह जो एजेंसी है इसने एक संगठन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है भारत भर में, और इस संगठन का नाम है PFI, है ना। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस संगठन का नाम है। और इस संगठन के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। किसके द्वारा? तो NIA के द्वारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा, है ना। और इस लिहाज से आज की चर्चा में हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि जो आतंकी संगठन होते हैं, आतंकी संगठन किस तरीके से यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के तौर पर, और यहाँ पर भारत में आतंकी संगठन को लेकर करके जो प्रावधान है उसमें क्या बातें कही गई हैं, किस आधार पर किसी आतंकी संगठन को प्रतिबंधित किया जाता है, और साथ ही यदि किसी भी आतंकी संगठन को प्रतिबंधित किया जाता है, उस पर बैन लगाया जाता है, तो उससे संबंधित और क्या प्रतिक्रियाएं या फिर और क्या उससे संबंधित परिणाम देखे जा सकते हैं। इस पर भी आज हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहाँ पर यह भी हिंट कर दूं कि चूंकि हम लोग बातचीत जिस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं वह कंटेक्स्ट है सिविल सेवा, है ना। सिविल सेवा के कॉन्टेक्स्ट में GS में, IAS का जो मेंस का सिलेबस होता है उसमें GS का जो पेपर 3 है ना, पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना होता है। इंटरनल सिक्योरिटी या फिर आंतरिक सुरक्षा के बारे में पढ़ना होता है GS के पेपर 3 में, है ना। और इस लिहाज से आज की जो यह चर्चा है, यह चर्चा अपने आप में महत्वपूर्ण हो गई है। यहाँ पर आगे हम बातचीत करें कि इस संदर्भ में क्या कुछ डायमेंशंस निकलकर सामने आते हैं। यहाँ सामने पैनल पर जो चित्र देख रहे होंगे आप, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो NIA की टीम देश भर में PIFA के PIFI के अलग अलग दफ्तरों में, उनके नेता के घरों में जाकर करके और जांच प्रक्रिया की है, छापेमारी की है। हालांकि इसके संदर्भ में कुछ विरोध की स्थितियां भी, विरोध प्रदर्शन भी देखे गए हैं, है ना। सामने आप चित्र से इसकी बानगी देख भी सकते हैं। और इस तरीके से जो गतिविधियां अपनाई गई हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या सचमुच में भारत में इस तरीके का जो संगठन है, PFI जैसा जो संगठन है, क्या सचमुच में भारत में आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए इस तरीके से PFI कुछ काम कर रहा है, कुछ योजना बना रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है? क्या सचमुच में ऐसा है ना। इस तरीके से सवाल तो जाहिर तौर पर उठते ही हैं। बहरहाल यहाँ पर NIA के द्वारा इस संदर्भ में कुछ गतिविधियां की गई हैं, और NIA का ये कहना है कि भाई हमें इस तरीके की सूचना मिली है कि यह जो संगठन है, यह संगठन भारत में आतंकी गतिविधियों को प्रसारित करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही जो भारत के युवा हैं उनको भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें प्रमोट कर रहा है, उन्हें उत्साहित कर रहा है, और इसी लिहाज से हमने यह कदम उठाया है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर होगी। आगे बात करते हैं। यहां पर आप एक शब्द देख रहे हैं, UAPA। UAPA का मतलब क्या हुआ? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। क्लियर? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा अधिनियम जो कि गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम लगा सकता है, लगाता है। ठीक है ना। अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी, गैर विधिक गतिविधियों पर, एक्टिविटीज गतिविधियों पर, उस पर रोक लगाने वाला जो कानून है, जो एक्ट है, इसी को पूरे नाम से क्या कहा जाता है? UAPA के तौर पर इसे जाना जाता है। और इसके माध्यम से आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसने की कोशिश की गई है। ठीक है ना। आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसने की कोशिश इसके माध्यम से की गई है। पर लगाम
की कोशिश इसके माध्यम से की जाती है। अब यहाँ पर यह थोड़ा समझना है कि आतंकी संगठन को यदि घोषित कर दिया जाए, जैसे कि पीएफआई है, अब पीएफआई को यदि आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाता है तो उसका सामान्य तौर पर जो परिणाम यहाँ पर निकलता है वह बहुत ही गंभीर परिणाम निकलता है। पहला तो ये कि उस संगठन के जो सदस्य होते हैं उन्हें अपराधी करार दिया जाता है। क्लियर? उन्हें अपराधी करार दिया जाता है कि भाई वह एक क्रिमिनल है, चूंकि इसका संबंध उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से है जिसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। दूसरा, उसकी संपत्ति जब्त करने की भी बात की जाती है। ठीक है ना, उस व्यक्ति की और साथ ही उस संगठन की तो संपत्ति जब्त होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकलकर सामने आते हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों में भी इसका जिक्र किया गया है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कई सारे रेजोल्यूशंस लाए गए, कई सारे संकल्प लाए गए और इसमें यह प्रस्ताव स्थापित किया गया कि जो भी देश हैं, जो भी देश आतंक का शिकार हुए हैं और जो भी इस संदर्भ में गतिविधियां अपनाना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि ऐसे जो भी संगठन है, आतंक और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जो भी संगठन है, जो आतंकी संगठन है, उन पर लगाम लगाई जाने की कोशिश होनी चाहिए। जब तक इन पर लगाम नहीं लगाया जाएगा तब तक जो ये आतंकी संगठन है ये अपना प्रसार करते ही रहेंगे, है ना। तो यदि उन पर लगाम लगाया जाता है, लगाम लगाने का मतलब क्या कि उनको यदि आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाएगा तो फिर लगाम लगाने का मतलब कि आतंकी संगठन घोषित करना, है ना। मोटे तौर पर आप ये समझिए, यहां पर आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया, भाई इस पर ठप्पा लग गया कि यह एक आतंकी संगठन है। अब ऐसे में वह जो संगठन है उस संगठन को कोई भी जो है धनराशि नहीं दे सकता है ना। धनराशि न देने का मतलब क्या हुआ कि कह सकते हैं कि फंडिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, फंडिंग करना, हथियार मुहैया करना, ठीक है ना, हथियार बेचना या फिर उस हथियार का स्थानांतरण करना, हथियार का हस्तांतरण या स्थानांतरण जो भी हो ये करना। ठीक है, ये सभी जो गतिविधियां हैं, ये सभी गतिविधियां इस पार्टिकुलर आतंकी संगठन के साथ नहीं होंगी। क्लियर? तो इससे इस पर रुकावट आ सकती है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसको जो है निस्ते नाबूद किया जा सकता है। क्लियर? ये सभी बातें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प में कई बार की गई हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं यूएपीए, जिसकी चर्चा अभी हमने की भी, कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, है ना। इसके अंतर्गत आतंकी संगठन घोषित करने की जो शर्तें हैं वो क्या शर्तें हैं उसको थोड़ा देख लेना चाहिए। पहली शर्त तो यहां पर यह है दोस्तों कि आतंकी कार्रवाई उसने की हो या फिर उसमें भागीदारी निभाई हो, है ना। कोई भी ऐसा संगठन यदि उसने कोई आतंकी कार्रवाई की है या फिर उसमें भागीदारी निभाई है तो फिर उसे आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता है। क्लियर? या यहां पर ध्यान रखिएगा, हर एक कंडीशन में या लगा हुआ है। यह आवश्यक नहीं है कि ये सारा कंडीशन फुलफिल किया ही जाना चाहिए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन यदि फुलफिल करता है कोई संगठन तो फिर उसे आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता है। क्लियर? दूसरी बात क्या है? आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी की हो। ठीक है, पहली बात क्या हो गई कि उसने आतंकी कार्रवाई की है। मान लो कोई संगठन है, उसने आतंकी कार्रवाई की है, कहीं पर उसने बम विस्फोट कर दिया, है ना, या फिर उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है इस तरह की गतिविधि में, तब तो वो आतंकी संगठन निश्चित तौर पर डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या आ रही है कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग की है, उसने तैयारी कर रखी है कि भाई हम यहाँ पर इस तारीख को इस जगह पर ऐसा कांड करने वाले हैं। ठीक है, और जब इसके बारे में यदि पता चल जाता है तो फिर ऐसे संगठन को आतंकी संगठन के तौर पर देखा जा सकता है, जाना जा सकता है।
इसके अलावा आतंकवाद का उसने समर्थन किया हो, है ना। कोई भी यदि ऐसा संगठन है जो कि आतंकवाद का समर्थन करता है तो भी उसे आतंकी संगठन की संज्ञा दी जा सकती है। साथ ही किसी भी वजह से वह आतंक में लिप्त रहा हो, आतंकी गतिविधियों में यदि लिप्त रहा हो, तो ऐसे सभी संगठन को आतंकी संगठन डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, और यह डिक्लेयर करने की शक्ति किसे है? तो भारत सरकार के पास में है, केंद्र सरकार के पास में है ना। जब ऐसे संगठन को आतंकी संगठन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तब फिर उनके अगेंस्ट में कई कार्रवाइयां की जा सकती हैं। कई कार्रवाइयां किए जाने का मतलब क्या हुआ कि उनको किसी भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति यदि फंडिंग करता है तो फिर उसे अरेस्ट किया जा सकता है ना। यदि उससे संबंधित, उस आतंकी संगठन से संबंधित कोई भी व्यक्ति यदि पाया जाता है कि भाई अमुक व्यक्ति इस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ रहा है, तो उस अमुक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां तक कि उसको उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है विशेष परिस्थिति में, है ना। तो ये सब स्थितियां यहां पर निकलकर सामने आती हैं। आगे बात करते हैं, आतंकी संगठन की सूची से हटने की प्रक्रिया का भी जिक्र किया गया है ना। ऐसा नहीं है कि केवल आतंकी संगठन की सूची में ही शामिल किया जा सकता है। जो यूएपीए की हम बात कर रहे हैं उसमें वर्तमान की यदि हम बात करें तो उसमें लगभग 42 ऐसे संगठन हैं जो कि इस सूची में शामिल हैं। ठीक है ना, 42 ऐसे संगठन हैं जो कि भारत सरकार के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से आतंकी संगठन के अंतर्गत शामिल हैं, है ना। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे भी संगठन हो सकते हैं जो कि रिक्वेस्ट दाखिल करें केंद्र सरकार के पास में, तो फिर इस प्रक्रिया के माध्यम से वह उस सूची से हट भी सकते हैं। ऐसा भी है, लेकिन इसके बारे में हमें यह जानना होगा कि आखिर यह प्रक्रिया कौन सी है, किस प्रकार से यह प्रक्रिया काम करती है। यहाँ पर आपको एक चीज और मैं आपको हिंट कर दूं कि जो आतंकी संगठन है या फिर आतंकी गतिविधियां जो हैं, ये संगठित अपराध के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं, है ना। संगठित अपराध एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, संगठित अपराध, है ना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसे हिंदी में कहा जाता है संगठित अपराध। तो जो आतंकी गतिविधियां हैं ये संगठित अपराध नहीं है, यहां ध्यान रखिएगा। आतंकी गतिविधियां संगठित अपराध नहीं है, है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत नहीं आती है। क्लियर, क्यों नहीं है? तो जो संगठित अपराध होते हैं ना दोस्तों, ये जो संगठित अपराध हैं इनका मूल मकसद क्या होता है? पैसे की वसूली, पैसा किसी भी तरीके से उनको कमाना इनका ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। हालांकि नाम ही है संगठित अपराध, तो यह बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, बहुत ही प्लान्ड वे में काम करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में, या फिर कहें कि एक संरचनात्मक व्यवस्था के तहत ये काम करते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई भी काम कर दें, अचानक से कोई गतिविधि ये अपना लें, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सोच विचार करके और व्यवस्थित तरीके से ये अपने काम को अंजाम देते हैं। और लेकिन इनका जो मूल मकसद होता है, इनका मूल मकसद क्या होता है? पैसा कमाना, है ना, पैसा कमाना। ठीक है, अब इसके लिए चाहे तो किसी से फिरौती ले सकते हैं, चाहे तो किसी को किडनैप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आतंकी गतिविधियां हैं इनका मूल मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये अपने राजनैतिक उद्देश्य या फिर अपने विचारधारा को प्रभावी तरीके से थोपने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर समझिएगा, है ना। अमूमन एक व्यक्ति सोच सकता है कि आतंकी गतिविधियों को भी हम संगठित अपराध के अंतर्गत ही रख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो कोई संगठन ही चलाता है ना। लेकिन यहाँ पर यह संगठित अपराध के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह जरूर है कि यह जो आतंकी गतिविधियां होती हैं ये संगठित अपराध का सहारा लेती हैं। यह यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देने लायक बात है कि जो आतंकी गतिविधियां हैं ये संगठित अपराध का सहारा लेती हैं। किसके लिए? तो पैसा इकट्ठा करने के लिए। जब पैसा इकट्ठा होगा तभी तो उसका इस्तेमाल वो करते हैं। जो भी सामान है, जो भी उनके लिए हथियार होते हैं, उपकरण होते हैं, वो उसकी खरीद करते हैं या फिर
जो भी व्यवस्था होती है उससे संबंधित उसका वो उपयोग करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझने लायक है। अब जहां तक बात आती है कि भाई जो सूची से हटने की प्रक्रिया है वह कौन सी प्रक्रिया है, इसके लिए क्या करना होता है। मान लो कि कोई भी यदि आतंकी संगठन है ना, XYZ कोई भी यदि आतंकी संगठन जो भारत सरकार के अंतर्गत UAPA के दायरे में जो सूची बनी हुई है उस सूची में उसका नाम आ गया, अब वह चाहता है कि नहीं भाई हम इस तरीके का कोई कृत्य नहीं करते हैं, मुझे या मेरा नाम इस सूची से हटाया जाना चाहिए। तो फिर वो क्या करता है कि केंद्र सरकार के पास वह एक आवेदन भेजता है, केंद्र सरकार के पास आवेदन एप्लीकेशन वो भेजता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक समीक्षा समिति का गठन किया जाता है, समीक्षा समिति, ठीक है। यह जो समीक्षा समिति होती है इसकी अध्यक्षता जो हाईकोर्ट, किसी भी हाईकोर्ट के, किसी भी उच्च न्यायालय के जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं या फिर वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी अध्यक्षता में ही यह समिति काम करती है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता, है ना। अब ये जो न्यायाधीश महोदय होते हैं ये या तो एट प्रेजेंट वह उस हाईकोर्ट में, उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम कर रहे हैं या फिर यह भी हो सकता है कि वो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो इन्हीं की अध्यक्षता में यह समीक्षा समिति इस पर विचार करती है, ठीक है। विचार करने के दौरान यह देखती है कि उस संदर्भ में जो संगठन है, जिस संगठन ने आवेदन दायर किया है उस संगठन की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यह टटोलती है कि क्या इसे इस सूची से हटाए जाने की स्थिति है या नहीं है। यदि उसे लगता है कि हाँ इसे इस सूची से हटाया जा सकता है तब फिर वह आगे रिकमेंडेशन, जो सिफारिश है, वह केंद्र सरकार को भेज देती है और उसके आधार पर इस संगठन को इस सूची से हटा दिया जाता है। तब वह आतंकी संगठन का जो एक मुहर है, का जो ठप्पा उस पर लगा होता है, वह ठप्पा उससे हट जाता है। क्लियर। तो ये सारी गतिविधियां यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर देखी जा सकती हैं और आतंकी संगठन के संदर्भ में जो भी अभी हमने चर्चा की कि किस तरीके से, किन शर्तों के आधार पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकी संगठन माना जाता है और उसके बाद उसके ऊपर क्या कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, इस पर हमने जिक्र किया। इस टॉपिक के आधार पर एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, भारत में अक्सर आतंकी गतिविधियों की सुगबुगाहट देखी जाती है, हालिया उदाहरणों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि हाल में NIA के माध्यम से क्या गतिविधि अपनाई गई और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जो स्थितियां हैं, यही स्थितियां कितनी अधिक संवेदनशील हैं, इस पर आपको बताना होगा। और साथ ही भारत में आतंकी संगठन के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ नियम कानून है, उन नियम कानून के आधार पर क्या कुछ शर्तें हैं और इस संदर्भ में क्या कुछ इसका परिणाम निकलकर सामने आ सकता है, इस पर आप एक अच्छा सा उत्तर लिख सकते हैं। आज के मुद्दे की बात कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।